ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके अंदर हम लेके आते हैं एनएम से रिलेटेड टॉपिक और उनसे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन। इससे पहले हमने आपको बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए थे। आपके अपकमिंग एग्जाम के अंदर एनएम से सिलेबस के रिलेटेड हमने जो भी टॉपिक्स है वो आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। वो टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर आपको मोस्ट कॉमन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ इलनेस। इससे पहले जो हमने पढ़ा दिया था जिसके अंदर क्या था, उसकी डेफिनेशन थी इलनेस की और उसके क्लासिफिकेशन टाइप थे। और कॉजेज के अंदर अब क्या आएगा कि एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। ठीक है, कि हमने जब वो परिभाषा पढ़ी थी कि मतलब एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसी अवस्था है, उस अवस्था के अंदर व्यक्ति क्या होता है, बीमार होता है, इलनेस होता है। और वो इलनेस, बीमार होने के कारण क्या होगा, व्यक्ति के कोई भी ऑर्गन या फिर उसकी पूरी बॉडी क्या होगी, इफेक्ट होगी। उसके बाद हमने उसके क्लासिफिकेशन, उसके टाइप पढ़े थे, जिसके अंदर एक्यूट के अंदर सिम्टम आते हैं, जल्दी आएंगे, सिम्टम रुकेंगे और जल्दी चले जाएंगे। उसके बाद क्रोनिक में हमने पढ़ा था कि सिम्टम धीरे धीरे आते हैं, सिम्टम बढ़ने के अंदर रुकते हैं और ये बीमारी कम से कम 6 मंथ तक की ये बीमारी चलती है। जिसके अंदर एग्जाम्पल में हमने लिखाया था कि टीबी और कैंसर। उसके बाद हमने कॉजेज लिखाए थे। वो कॉजेज क्या थे, एक तो एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। जब ये तीनों मिलेंगे तो एक डिजीज को क्या करेंगे, ये क्रिएट करेंगे, अकर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था कि होस्ट, जो व्यक्ति होगा, जैसे मानो मैं होस्ट हूं, डिपेंड करेगा कि उस बीमारी को कलेक्ट करने के ऊपर। जैसे मानो कि उस होस्ट की एज क्या होगी, अगर मानो कि कोई उस होस्ट की जो एज है वो छोटा बच्चा होगा या फिर अडल्ट एज का होगा या फिर ओल्ड एज का होगा। अगर छोटा बच्चा होगा तो उसकी क्या होगी, इम्यूनिटी पावर वीक होगी, उसकी इम्यूनिटी पावर वीक होगी, या फिर उसका पहले से कोई बीमारी होगा उस व्यक्ति को, या फिर क्या होगा, ओल्ड एज का होगा, उसकी इम्यूनिटी वीक होगी। अगर उसकी इम्यूनिटी वीक होगी तो उसको कोई भी बैक्टीरिया, वायरस क्या करेगा, आसानी से उसके अंदर क्या करेंगे, अंदर जाएंगे और अपने क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। उसके बाद हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब है कि जो होस्ट है, जो व्यक्ति है, उसको पहले से आनुवंशिक कोई बीमारी है, वो भी क्या करेंगे, किसी भी इलनेस को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद न्यूट्रिशन है, अगर प्रॉपर वे में वो डाइट नहीं लेता, खाना वगैरह नहीं खाता, तो वो भी क्या है, इसकी इम्यूनिटी को क्या करेगा, वो इफेक्ट करेगा। तो एज क्या होगी उस व्यक्ति की, उस होस्ट की, उस एज पे डिपेंड करता है। उसके बाद उसकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि वो किसी बैक्टीरिया, वायरस से लड़ने के लिए कितना क्या है, रिस्पॉन्सिबल। उसकी जो एंटीबॉडी है, उस एंटीजन से लड़ने के लिए कितनी क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद हेरिडिटरी, कि आनुवंशिक उसको पहले से कौन सी बीमारी है, और न्यूट्रिशन जो अच्छे वे में वो क्या नहीं करता, बैलेंस डाइट नहीं लेता। उसके बाद है एजेंट। एजेंट के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ, ये एजेंट क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और इस होस्ट के द्वारा क्या किए जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाए जाते हैं। दो चीजें मैंने आपको बता दी। पहला था होस्ट, होस्ट की एज पे डिपेंड करता है, उसकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, उसकी हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। इम्यूनिटी वीक होगी तो जाहिर सी बात है किसी बैक्टीरिया, वायरस को क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा और अपने अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद हेरिडिटी, आनुवंशिक की कोई प्रॉब्लम होगी, पहले से व्यक्ति को, पहले से उसके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, उस व्यक्ति में आएगी, तो वो क्या दूसरी, जैसे मानो किसी एक व्यक्ति को क्या है, टीबी है, उसको वो टीबी होगी, हेरिडिटरी होगी, उसको हेरिडिटरी प्रॉब्लम होगी, ट्यूबरकुलोसिस होगा। अब वो उसके आने वाले जो भी उसके संतानें हैं, उसके जो आने वाले जनरेशन है, उसमें क्या होगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसके बाद न्यूट्रिशन, अच्छा बैलेंस डाइट नहीं लेगा, खाना पीना अच्छा से नहीं करेगा, तो भी क्या करेगा, वो एक होस्ट है, वो किसी भी एजेंट को आगे पहुंचाने के लिए काम करेगा। एजेंट कौन कौन से, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो, प्रोटोजोआ, ये सारे बैक्टीरिया, वायरस क्या होते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट लिखा है मैंने यहाँ पे, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट लिखा है मैंने यहाँ पे, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट मैंने लिखा है और सोशल एनवायरनमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होगा है कि आप कौन से एरिया में रहते हो, वो एरिया क्या है, अच्छा साफ सुथरा है या फिर नहीं है। स्लम एरिया में रहते हो, झुग्गी झोपड़े में रहते हो, आप अच्छे घरों में रहते हो, आपके आसपास में किस तरह का क्या है, पानी वगैरह क्या होती है, सप्लाई होती है, वो सभी किस्में आते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। जैसे मानो आप जहां पे रह रहे हो वहां पे अच्छे वाटर सप्लाई नहीं होती, अच्छा वो फूड नहीं मिलता, पूरा क्या है, कंजेस्टेड है, क्राउडिंग एरिया है, स्लम एरिया में रहते हो, झुग्गी झोपड़े में रहते हो, वो सभी किसके अंदर आएगा, वो फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। उसके बाद बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आपके जो आसपास जो प्लांट्स है वो कैसे हैं, जीव जंतु किस तरीके के हैं, वो जीव जंतु अच्छे तरीके से रहते हैं या फिर नहीं रहते। अगर उन जीव जंतु के अंदर क्या होगा, कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो आप क्या करोगे, उनसे भी पुटअप करोगे और आगे स्प्रेड करने का, फैलाने का काम करोगे। तो बायोलॉजिकल के अंदर आपके आसपास में किस तरीके के प्लांट्स हैं, किस तरीके के आपके पास एनिमल्स हैं,
कौन कौन से जीव जंतु आपके पास रहते हैं, कौन कौन से आपके सराउंडिंग एरिया में, आपकी कम्युनिटी में, आपके जियोग्राफिकल एरिया में, आप जिस भी एरिया में रहते हो, जिस कम्युनिटी में रहते हो, वहां पे कौन कौन से ये सारी चीजें मीन्स एनिमल्स और प्लांट्स आपके आसपास में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जैसे मानो कि कोई पेशेंट है वो क्या हो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है कि जिसमें छोटे बच्चे की बात करें, वो अगर उसको साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलेगा तो वो उसका जो डेवलप है, उसका माइंड का डेवलप है वो नहीं होगा। कई बार क्या होता है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट मिलने का मतलब क्या होगा कि उस व्यक्ति को जिस भी तरीके का एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, जैसे मानो कि अगर उसके पेरेंट्स उसको क्या करें, इग्नोर करें, व्यक्ति जो पेशेंट है, जो बच्चा हो क्या हो एब्यूज हो, या फिर क्या मानो कि ओल्ड एज में हो, ओल्ड एज के अंदर क्या हो कि जो ओल्ड एज वाला व्यक्ति है उसको अच्छे तरीके से उसके घर वालों के प्रति, उसके जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनके प्रति जो साइकोलॉजी सपोर्ट ना मिले कि कोई नहीं ताऊ जी दादाजी जो भी हैं आप उसको साइकोलॉजी सपोर्ट नहीं दोगे, धीरे धीरे क्या हो जाता है व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। मेंटली डिस्टर्ब किस में आता है, इलनेस के अंदर आता है। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी ना मिलना, हॉस्पिटल में हम देखा होगा कि जब भी हम किसी पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट के साथ हम क्या करते हैं, उसको डिस्चार्ज किया जाता है कि आप ठीक हो, आप आसानी से जा सकते हो। लेकिन घर में जाने के बाद उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिलता, उसको साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो व्यक्ति उस डिजीज से आसानी से नहीं लड़ पाता और वो क्या होता है मेंटली इल हो जाता है। उसके बाद सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट का मतलब है कि समाज के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं करते, समाज के अंदर उसको नहीं रखते, समाज का जो भी एनवायरनमेंट है वो क्या है सही नहीं है, उससे व्यक्ति क्या होता है मेंटली इल हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। और ये सभी किस्में आते हैं एनवायरमेंटल के अंदर आते हैं, जिसके अंदर फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट क्या है सम्मिलित होते हैं। एजेंट के अंदर बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है और प्रोटोजोआ आते हैं। और होस्ट के अंदर एज, इम्यूनिटी, हेरिडिटी और न्यूट्रिशन, ये सभी क्या हैं इलनेस के कारण होते हैं। वो इलनेस कोई भी हो सकती है, वो क्रोनिक इलनेस भी हो सकता है और वो एक्यूट इलनेस भी हो सकता है। डिपेंड करता है उसकी एज के ऊपर, उसकी इम्यूनिटी के ऊपर, उसकी हेरिडिटरी के ऊपर, उसकी न्यूट्रिशन के ऊपर, उसके एजेंट के ऊपर मीन्स उसके बैक्टीरिया के ऊपर, उसके वायरस के ऊपर, उसके फंगस के ऊपर, उसके प्रोटोजोआ के ऊपर। डिपेंड करता है उसके एनवायरनमेंट के ऊपर, जिसके अंदर फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट हो गया, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया और लास्ट है उसका बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया। आई होप दोस्तों आपको इलनेस वाला टॉपिक समझ में आया है। इलनेस एएनएम की बहनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। आपको एक नॉर्मल तरीके से एक अच्छे वे में आपको एक साधारण एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझा दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने नोट्स को क्या कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। हमारे इस यूट्यूब चैनल को, हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप सबसे ज्यादा क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करते रहें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करें कि आपको कौन से टॉपिक अच्छा लगता है, कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। बेल आइकन को आप अगर क्या करते हो प्रेस करते हो तो आने वाले अपकमिंग टॉपिक हैं आपको सबसे पहले क्या हो जाते हैं, मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।